पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूनची जो था वो ब्लैकवुड गैंग वालों के साथ पंगा लेना शुरू कर देता है, जहाँ पर केन्युई भी उसका साथ देती है और दोनों मिलकर ब्लैकवुड व गैंग वालों को वहां से भगा देते हैं। उनकी वाट लगाने के बाद अब बारी आ चुकी थी यूनची की यहाँ से जाने की, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं जाना चाहता था। वो यहाँ पर सूलिंगर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो पिछले लाइफ में नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी मजबूरी तो थी। 24 घंटे जैसे पूरे होते हैं, यूनची को यहाँ से जाना पड़ता है। बट जैसे वो बाहर निकल कर आता है, वो एक ही चीज सोच रहा था कि वो जो इल्यूजन वाली दुनिया थी वो इतनी ज्यादा रियलिस्टिक क्यों थी, मानो कि मैं टाइम में पीछे चला गया। तो उसको समझ में आता है कि सच में उसने टाइम ट्रेवल किया था रीइंकार्नेशन मिरर के जरिए, जो कि यूनची के पास मौजूद है। तो अब यूनची ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो कहना चाहता है कि मुझे एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करके सूलिंगर के पास जाना है और उसको जो खतरा आने वाला है उससे उसको प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यूनची अभी भी यहाँ पर वापस से टाइम में पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जा पाता। तो जैस्मिन से कहना चाहता है कि जैस्मिन मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ कि मैं रीइंकार्नेशन मिरर को कैसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। लेकिन जैस्मिन उसको नहीं बताती, क्योंकि यूनची के लिए वो रीइंकार्नेशन मिरर एक्टिवेट करना इतना आसान नहीं था। उसको तो उस टाइम पे एक्टिवेट किया था इविल गॉड ने, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग कोई बंदा चाहिए तभी जाकर वो रीइंकार्नेशन मिरर को एक्टिवेट कर सकता है और किसी को टाइम ट्रेवल करवा सकता है। तो जैस्मिन कहती है कि तुम अगर अपना ब्रेक थ्रू करोगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे, तभी जाकर तुम खुद के दम पर रीइंकार्नेशन मिरर को एक्टिवेट कर पाओगे, वरना ये नहीं हो पाएगा। तो अब यूनची वहां से उसी सीक्रेट रेल्म के अंदर आ जाता है जहां पर वो गया था और उस बीस्ट ने उसको और केन्युई को निगल लिया था। वो वापस से अपने वाले वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका था। यूनची कहने लगा था कि जैस्मिन ने बिल्कुल सही कहा, मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एक बार स्ट्रॉन्ग बना लो मैं खुद को, तो उसके बाद आराम से मैं वापस से टाइम ट्रेवल करके लिंगर के पास चला जाऊंगा। केन्युई यूनची से पूछने लग जाती है क्या हुआ, तुम बदले बदले लग रहे हो। तो यूनची कहते कि नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है, मुझे बस पुरानी चीजें याद आने लग गई थी। केन्युई यूनची को थैंक यू कहती, तो यूनची कहते कि मुझे थैंक यू कह रही हो, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। तो केन्युई कहती है कि मैं बहुत ज्यादा पावर को गेन करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाती। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो आज जो मेरी जान बच पाई है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। तो यूनची कहता है कि अरे यार हम दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं, तो ऐसा थैंक यू कहना, तुम थैंक यू कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अगर तुम सच में मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो एक काम करो, मेरे लिए एक बहुत प्यारी वाली स्माइल दे दो, मुझे एकदम प्यार से हंस कर दिखाओ, मैं मान लूंगा कि तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो। तो केन्युई यहाँ पर यूनची को एक पल के लिए हंस कर दिखाती है, उसके बाद वो वहां से जाने लग गई थी। यूनची खुशी हो रहा था कि तब तक केन्युई वहां से चली जाती है। यूनची उससे कहता है कि केन्युई मुझे एक सवाल का जवाब दो कि आखिर तुम हमेशा पावर के पीछे क्यों जाती हो। तुमने मुझे भी छोड़ दिया था सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ब्रेक थ्रू करना है, और इसी चीज को कहने के बाद तुमने मुझे छोड़ दिया और मुझे छोड़कर चली गई। तो इतनी ज्यादा पावर तुम्हें क्यों चाहिए। तो केन्युई कहना चाहती कि मुझे पावर चाहिए इसलिए ताकि मैं अपनी फैमिली को वापस से यूनाइट कर सकूं। मुझे मेरी फैमिली की खातिर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है और फैमिली से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो यूनची कहता है कि क्या जिस फैमिली की तुम बात कर रही हो उस फैमिली के अंदर मेरे जैसा भी कोई दूसरा इंसान मौजूद है क्या। मतलब वो ये पूछना चाह रहा था कि क्या केन्युई किसी और से प्यार करती है, लेकिन केन्युई इस सवाल का जवाब नहीं देती। बस वो उससे इतना कहती है कि एक दिन वो ऐसा आएगा जब मैं चली जाऊंगी यहाँ से दूर, बहुत दूर, जहाँ पर कोई भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा और शायद मैं वहां से कभी भी लौट कर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन जहाँ भी जाऊंगी तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि तुम मुझे हमेशा याद रहोगे। तो मैं हमेशा याद करूंगी मैं जितना कि तुमने मेरे लिए किया है। तभी ये जो सीक्रेट रन था वो टूटने फूटने लग जाता है, क्योंकि ये जगह अब खत्म हो रही थी। तो सभी को यहाँ से बाहर निकलना था। देखते ही देखते वो जो पोर्टल था वो एक्टिवेट होने लग जाता है और ऐसा लगा था कि सभी को वो खींच कर बाहर निकाल देगा। जितने भी लोग थे वो सभी बाहर आना शुरू हो जाते हैं। सारे लोग तो बाहर आ रहे थे। वो जो लान होती है वो यहाँ पर ढूंढ रही थी यूनची को कि यूनची कहाँ चला गया, लेकिन यूनची उसको कहीं नजर नहीं आता। वो यहाँ पर कहने लग जाती है अपने मास्टर से कि मास्टर आपने यूनची को देखा, वो अभी तक के बाहर क्यों नहीं आया, सारे के सारे लोग तो बाहर आ चुके हैं। तो मास्टर बताते हैं कि अचानक से ये सीक्रेट रेल्म के अंदर बहुत बड़ा धमाका हो गया और वो जगह टूटने लग गई। मैं नहीं जानता कि यूनची अभी तक के बाहर क्यों नहीं आया। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो इस धमाके के बीच में ना फंस गया हो। तो ये देखकर तो ज़ोरोलान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती। बाकी सभी भी टेंशन में आ चुके थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी तक यूनची बाहर क्यों नहीं आया। यूनची और केन्युई दोनों बाहर नहीं आए, बाकी सारे के सारे लोग बाहर आकर पहुंच चुके थे। सभी कहना चाहते कि हमें कुछ अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। जूचेन और उसके सेक्ट वाले भी वहाँ पर मौजूद थे। वो अभी भी यहाँ पर कह रहे थे कि यूनची तू कहाँ चुप कर बैठ गया, हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। लेकिन उस सेक्ट के जो बाकी बंदे थे वो कहने लग जाते कि देखो हम अभी सीक्रेट रेल्म के अंदर से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर बाकी सारे के सारे सेक्ट वाले लोग मौजूद हैं, तो इसलिए अभी कुछ करना ठीक नहीं होगा। हम पहले देखते हैं कि सिचुएशन अभी यहाँ पर कैसी है और अगर वापस से हमें मौका मिलता था तो उस टाइम जाकर हम यूनची को जान से मार डालेंगे। यूनची तो बचेगा नहीं, वो मरेगा हमारे ही हाथों। सारे के सारे लोग अभी भी यूनची के आने का इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि सच में यूनची और केन्युई दोनों उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके थे। वो जो धमाका हुआ किसी ने भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया और ये सही सलामत बाहर आ चुके थे। ज़ोरोलान तो यहाँ पर यूनची को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको देखते साथ ही वो उसकी तरफ भागने लग गई थी कि यूनची तुम आ गए।
लेकिन तभी ज्यूचेन के सेक्ट वाले थे ना, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि हो सकता है कि यूजी अभी तक के उसी सीक्रेट रैम के अंदर मौजूद होगा और वो वहीं पर मर जाएगा या फिर हम बाद में जाकर उसको मारेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो यूजी एकदम ठीक है और ये सीक्रेट रैम से बाहर आ गया, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं था अभी यहाँ पर उसकी जान लेने के। तो वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए यूजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। यूजी अपनी पावर को यूज करता है और उनके अटैक को रोकने में लगा हुआ था। वो लान को भी बचाता है और खुद को भी बचा रहा था, लेकिन वो जो ग्रेनेडर था ज्यूचेन के सेक्ट वाला, वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो अपनी पावर को यूज करता है और कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है यूजी पर। तो किन्यू भी चली जाती है उससे ही फाइट करने के लिए और अपनी आइस पावर का यूज करते हुए वो उस ग्रेनेडर के साथ फाइट करी थी। बाकी लोग उसको मना भी करते कि तुम्हें अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रेनेडर है ना, वो आराम से सॉवरेन रैम का बंदा है, तो उससे मुकाबला करना काफी टफ होगा। लेकिन किन्यू भी नहीं सुनती और एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक मारती है उन्हें ज्यूचेन के सेक्ट वालों के ऊपर, जिससे ग्रेनेडर और बाकी सारे के सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। और देखते ही देखते किन्यू ने सभी की वाट लगा कर रख दी थी, क्योंकि किन्यू भी अब अपना सॉवरेन रैम के पास पहुंच चुकी है, तो उसके लिए अपने ही रैम वाले बंदों को मारना काफी मुश्किल काम नहीं था। तो उसने ग्रेनेडर की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। सारे के सारे ज्यूचेन और उसके सेक्ट वाले लोग वहां पर अधमरे हो जाते हैं और उस किन्यू ने यूजी और ज़ीरो लान दोनों की जान बचा ली थी, वरना तो अभी यहाँ पर वो ग्रेनेडर उनको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता। किन्यू की मास्टर जो थी वो कहने लग जाती है कि किन्यू तुमने ब्रेक थ्रू किया, तुमने ये कैसे किया, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही हो, आखिर ये कारनामा हुआ तो हुआ कैसे। तो किन्यू जो थी अपनी मास्टर को सारी बात बताना शुरू कर देती है कि मैं सीक्रेट रैम के अंदर गई थी, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े डेंजर के अंदर मैं फंस गई, जहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि उस बीस्ट ने पूरी तरह से मुझे खा लिया था। लेकिन तब यहाँ पर यूजी ने मेरी हेल्प की और एम्परर हार्ट लोटस मुझे दिया, जो कि बड़ी मुश्किल से उसने कलेक्ट किया था। और उसको कलेक्ट करने के बाद उसने सारी पावर को मेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिससे हुआ ये कि मेरी जान बच पाई और मैं यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर पाई। वरना अगर यूजी ने मेरे लिए ये नहीं किया होता तो शायद आज मेरी जान नहीं बच पाती। तो ये सुनते साथ ही सारे के सारे लोग बिल्कुल सुन्न पड़ जाते कि एम्परर हार्ट लोटस, क्या इनको ये एम्परर हार्ट लोटस मिला था? और जब यूजी को वो मिल भी गया था तो उसने किन्यू को इतनी आसानी से कैसे दे दिया? क्या लक है इस यूजी का। हम तो एम्परर हार्ट लोटस को बस सुनते ही रह गए थे, लेकिन ना कभी हमने अपनी आंखों से देखा, बल्कि इन लोगों को तो मिल भी गया और इन लोगों ने इस्तेमाल भी कर लिया। हमको तो वहाँ पर ट्रेजर के नाम पे एक छोटा सा घास का टुकड़ा भी नहीं मिला, इनको क्या क्या मिल गया तो हमें समझ में नहीं आ रहा। किन्यू की मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती कि तो बहुत अच्छी बात है कि जितना लोग कहते थे कि वहाँ पर एम्परर हार्ट लोटस है, ये बात सच भी हुई और तुमने उसका इस्तेमाल भी किया, जो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं देख पा रही हूँ कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, तो उसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर किन्यू भी कहना चाहती कि अगर आपको शुक्रिया करना है, आपको थैंक यू भी करना है ना, तो मेरा मत कीजिए तो यूजी का, क्योंकि कुछ उसी ने किया। उसने अपनी जान पर खेलकर उस लोटस को हासिल किया और उसके बाद जरूरत पड़ने पर पूरे लोटस की पावर मुझे दे दी। उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वो उसका इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन यूजी कहते कि यार नहीं, किन्यू तो मजाक कर रही है, उसने ही बड़ी मेहनत से उस एम्परर हार्ट लोटस को ढूंढा था। अरे मेरे बस की क्या बात है कि मैं इतनी कमाल की चीज को ढूंढ पाऊंगा। लेकिन किन्यू की मास्टर जो थी वो यहाँ पर यूजी से कहना चाहती कि यूजी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज से तुम हमारे क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के एक बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट हो। तुम्हारा ये एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। जो आज तुमने हमारे लिए किया है वो बहुत बड़ा एहसान था। अगर तुम्हें कुछ हमसे चाहिए तो तुम उसके बारे में हमें बता सकते हो। तो ये सुनकर यहाँ पर यूजी कहना चाहता है कि अरे हम तो सब एक फैमिली की तरह है ना, तो एक फैमिली में थैंक यू कहना मुझे पसंद नहीं आता। और आप अगर मेरे लिए इतने ही ज्यादा खुश हैं और आप मेरी कोई भी रिक्वेस्ट पूरा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब मैं कोई भी रिक्वेस्ट मांग सकता हूँ, आप सच में पूरा करेंगे? तो किन्यू की मास्टर कहती कि देखो, अगर जो तुम मांगोगे वो हमारे कंट्रोल में हुआ, मतलब हमारी पावर के हिसाब से वो हुआ और हमारा जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे हम चलते हैं उसके हिसाब से हुआ, तो बिल्कुल मैं उस चीज को मना नहीं करूंगी। तो यूजी कहता है कि चलो बस इतना ही तो सुनना था मुझे, मैं बताऊंगा आपको मेरी क्या रिक्वेस्ट है। तो तभी वहाँ पर ज्यूचेन और ग्रेनेडर जो था वो कहना चाहता है किन्यू के मास्टर से कि देखो तुम इसका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हें पता है इसने एक मास्टर की जान ली है, अंदर इसने एक मास्टर को इतना बुरी तरीके से मारा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती, तो इसका साइड लेना ये सही नहीं होगा। तो यूजी ग्रेनेडर से कहता है कि देख तेरा बर्निंग स्कार सेट जो है ना वो ठीक तो है, उसके अंदर बंदे भी टैलेंटेड है, लेकिन तेरे बस की बात नहीं है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सके। देख तूने मुझे परेशान करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी यही हरकत ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि पहले तो जोश दिखाते हो कि हम ये उखाड़ लेंगे वो उखाड़ लेंगे, जब लेकिन हारने वाले होते हो तो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं कि हम तो बेकसूर है, हमारे को कोई इंसाफ चाहिए, जबकि फसाद की जड़ तुम लोग ही होते हो। यही चीज तुम्हारी ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। लेकिन जिसकी तुम बात करो ना जूफेंग की, जो कि मेरे हाथों मर गया, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने उसको नहीं मारा, बल्कि उसको मारने वाला तियान भी था, वही मूल तियान जो कि ज्यूचेन का दोस्त हो रहा था मुझ पर अटैक करने के लिए। तो ग्रेनेडर कहता है कि नहीं तुम झूठ कह रहे हो, मैंने खुद महसूस किया कि तुमने ही यहाँ पर उस जुनबेई को मारा है। तो यूजी कहना चाहते हैं कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? तुम अपने सेट के हर एक डिसेबल के ऊपर एक सोल मार्क लगा के रखते हो, और जब जहाँ चाहे वो किसी भी तरह से मर जाए ना, तो तुम्हें उसी टाइम समझ में आ जाता है कि उसको किसने मारा, क्यों मारा और कहाँ पर मारा है। तो तुम यहाँ पर ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने उसको मारा, जबकि तुम खुद जानते हो कि मोतियानी वो इंसान था जिसने ज्यूफेंग को मारा है सबके सामने। इसलिए बेहतर होगा कि इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो। ज्यूचेन और
जू फेंग जो थे दोनों भाइयों ने मिलकर मोतियान को अपना साथी बनाया था कि वो तीनों मिलकर मुझे मार सके, लेकिन अफसोस कि उनका खेल उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया और मैंने तीनों के तीनों की वाट लगा दी। तो मैं तो यहाँ पर सबके सामने कहता हूँ कि मोतियान को मारने वाला मैं ही था, मुझे ही यहाँ पर फाइट करने के दौरान उसको मारना पड़ा, वरना वो मुझे मार देता। लेकिन जू फेंग को मारना यानी कि इस ज्यू चेन के भाई को मारना वो मेरा काम नहीं था। वो तो सही टाइम पर आकर किन्वी ने मुझे बचा लिया, वरना तुम तीनों मिलकर मुझे मार दिए होते, क्योंकि उस टाइम मैं पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड था। लेकिन सही टाइम पे किन्वी ने आकर मुझे बचाया और तुम लोग यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने पे चलो, बल्कि वो चीज तो मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर तुम जैसी घटिया हरकत करने की आदत नहीं है। तो यूजन उनका बाकी सारे सेट के लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि आखिर बर्निंग स्काई सेट ऐसी कैसी हरकत कर सकता है। मास्टर जो थे वो किन्वी से कहने लग जाते हैं कि किन्वी, जैसे कि यूजी ने कहा कि तुमने उसको बचाया था, तुम मुझे एग्जैक्टली बताओगी कि वहाँ पर क्या हो रहा था, क्या जो भी बात यहाँ पर यूजी ने कही वो सही थी, कि सच में वो तीनों उसके ऊपर अटैक करने आए थे, हम तुमसे पूछना चाहते हैं। तो ये सुनने के बाद किन्वी जो थी वो कहने लग जाती है कि बिल्कुल सही, यूजी ने जो बात कही वो बिल्कुल 100% सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जू फेंग मारा गया था, वो भी मोतियान के हाथों। तो ये सुनने के बाद बाकी जितने भी सेट के मास्टर वगैरह थे वो कहने लग जाते हैं उस बर्निंग स्काई सेट के ग्रेनेडर से कि अब बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या कहना है, तुम्हारा झूठ तो सबके सामने पकड़ा गया, अब और झूठ तुम नहीं कह सकते। तो ज्यूजिन यहाँ पर यूजी से कहना चाहते हैं कि यूजी ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार तो तू बच गया, लेकिन देख लेना खून का बदला खून से लिया जाएगा। जैसे तूने मेरे भाई को मारा है ना, उसी तरह से मैं तेरी जान लूंगा और तुझे जान से मार कर ही रहूंगा, जितना टाइम तक जिंदा रहना रह ले, क्योंकि तेरा अंत तो मेरे ही हाथों लिखा हुआ है। तो बाकी मास्टर जो थे वो कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी क्या है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है अपनी पर्सनल दुश्मनी के हिसाब से बाहर जाकर करना, लेकिन ये इलाका सीक्रेट रैम का है और सीक्रेट रैम के ऊपर हमारा कंट्रोल है। हमारे इलाके के अंदर आकर कुछ भी कोई गलत करने की कोशिश करेगा तो उसको इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो मास्टर बाकी मास्टर से कहना चाहते कि देखो जो काम बचा हुआ है ना, हमें अभी इसको पूरा करना चाहिए। जिस डीमन को हम सील करने के लिए आए हुए थे, हमें पहले अब इसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि कल सुबह ही मैं जाने वाला हूँ। तो बाकी मास्टर कहते हैं कि ठीक है, हमने उसकी तैयारी कर दी है, उसको शुरू किया जाता है। किन्वी की मास्टर जो थी वो कहना चाहती कि देखो किन्वी, आज ना एक डीमन सीलिंग सेरेमनी होने वाली है, मतलब एक डीमन है उसको सील किया जाएगा। ये एक लाइफ टाइम इवेंट होता है जो कि एक कल्टीवेटर को एक बार देखने का मौका मिलता है, तो तुम हमारे साथ चलो। तो किन्वी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ज़ोरोलान जो थी वो यूजी से कहती है कि यूजी, तुमने पूरे स्काई बर्निंग सेट को अपना दुश्मन बनाकर रख लिया है, तो मुझे तो तुम्हारी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि कहीं उन लोगों ने तुम्हें अकेला पाकर कुछ करने की कोशिश की तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो यूजी कहते हैं कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने अपना पहले से प्लान तैयार करके रखा हुआ है कि अगर कभी भी वो मुझ पर अटैक करने आते हैं ना, तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, पहले अभी हमें जाना चाहिए इस डीमन सीलिंग सेरेमनी के अंदर, क्योंकि मैंने भी इसका नाम पहली बार सुना और देखना मैं चाहता हूँ कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। तो चलो एक काम करते हैं और चलते हैं वहाँ पर। ये डीमन सीलिंग सेरेमनी हो जाएगी ना, तो उसके बाद मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा तुम्हारी सिटी के अंदर और वहाँ पर जाकर हम एक साथ काफी सारा टाइम बिताएंगे। तो ये सुनकर ज़ोरोलान जो थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। यूजी कहता है कि मैं तुम्हें उसके बाद ना अपने ग्रैंडफादर से भी और अपनी जो आंटी है ना उनसे भी मिलवाने ले जाऊंगा। तुम उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हें पसंद आएंगे। तो ज़ोरोलान भी यहाँ पर इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम सारे के सारे लोगों को देखते हैं जो कि डीमन सीलिंग सेरेमनी के पास आ चुके थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है और कहने लगे थे सभी मास्टर की ये जो स्वॉर्ड है ना, ये एक पिंजरा है डीमन के लिए। आज से कई साल पहले 4 टॉप लेवल के कल्टीवेटर ने मिलकर एक डीमन को इसी स्वॉर्ड के अंदर ट्रैप किया था। वो जो डीमन था वो इतना ज्यादा खतरनाक था जिसका हिसाब भी नहीं था। बड़ी मुश्किल आई थी उस डीमन को ट्रैप करने में, लेकिन आखिरकार सभी ने मिलकर उस डीमन को स्वॉर्ड के अंदर ट्रैप कर ही लिया था। अगर बाय चांस वो वापस से बाहर निकल कर आ जाता ना, तो पूरी की पूरी इस हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर तबाही मचा देता है। ऐसे तबाही जिसके से उभर पाना बिल्कुल नामुमकिन होता हमारे लिए। तो हर 20 साल में ना एक बार इस जो फॉर्मेशन लगाया गया है स्वॉर्ड के आसपास, उसको वापस से ठीक करना पड़ता है, क्योंकि 20 साल के अंदर ये फॉर्मेशन कमजोर हो जाता है। तो 20वें साल पर डीमन सीलिंग सेरेमनी रखी जाती है ताकि इस फॉर्मेशन को वापस से मजबूत बनाया जाए। तो वही चीज आज हम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज से करीब 20 साल पहले किसी ने इस डीमन को छुड़ाने की कोशिश की थी, वो भी इस स्वॉर्ड पिंजरे के अंदर से, लेकिन वो इस चीज में कामयाब नहीं हुआ और हमने यहाँ पर उस डीमन को वापस से ट्रैप कर लिया। तो हम यहाँ पर इस चीज के लिए चौकन्ने रहेंगे कि इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो यहाँ पर आकर इस डीमन को वापस से छुड़ाने की कोशिश करे, क्योंकि यही सेरेमनी एक मौका होती है डीमन के पास कि वो यहाँ से खुद को आजाद कर सकता है। तो हमें यही होने नहीं देना है। और किसी के ऊपर भी ऐसा शक हो कि कोई यहाँ पर इसको ठीक करने की कोशिश कर सकता है, आजाद करने की कोशिश कर सकता है, तो सीधा मुझे आकर बताना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हमें उस इंसान को भी पकड़ने की कोशिश करनी है जिसने इसको 20 साल पहले आजाद करने की कोशिश की थी। तो सारे लोग बिल्कुल
बिल्कुल चौकन्ने रहना और हर चीज के ऊपर अच्छे से नजर रखना। तो उसके बाद अब यहाँ पर उस जगह का गेट खोल दिया जाता है और अब सारे के सारे लोग उस वार्ड के अंदर एंट्री मारने लग गए थे। यहाँ पर वो बंदा जो डीमन था अंदर से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम निकम्मे फिर से आ गए। वो डीमन अपनी पावर को एक्टिवेट करता तो सारे के सारे लोग पीछे खसकने लग गए थे कि भाई साहब ये डीमन की पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर कैसे इसको सील किया गया वो तो समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा भयंकर है ये। तो मास्टर जो थे वो यहाँ पर उस डीमन से कहना चाहते कि देख डीमन, तेरा जो डीमन एम्परर था ना उसको काफी टाइम पहले ही मार दिया गया। हमारे इस कॉन्टिनेंट के कई सारे टॉप के कल्टिवेटर आए थे और उन्होंने मिलकर उस डीमन की जान ले ली। जब वो अपने फादर को बचाने की कोशिश कर रहा था डीमन एम्परर, तो हम सब ने उसको बहुत बेरहमी से मार डाला। तो जब तेरा एम्परर ही मर गया तो तू आखिर किस बात का इतना ज्यादा उछलता है। हम उस डीमन को भी देख पाते हैं जो कि एक बूढ़े इंसान जैसा लग रहा था और इसका नाम यून कांग हाई होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वही इंसान है जिसको हमने सीजन 1 के एकदम एंडिंग के सीन पे देखा था। एक ओल्ड मैन की हमें हल्की सी झलक दिखाई गई थी ना, तो ये वही होता है। तो ये देखने के बाद वो जो डीमन था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने डीमन एम्पायर को क्यों मार डाला। तो मास्टर कहता है कि अभी तो सिर्फ उसी को मारा है, तुझे भी मार देंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता उससे। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को यूज करता है मास्टर, और पावर को यूज करने के बाद वो जो सीलिंग फॉर्मेशन था उसको एक बार फिर से ठीक करने की कोशिश में लग चुका था ताकि ये फॉर्मेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए और बिल्कुल भी चांस ना हो उस डीमन के पास यहाँ से कभी भी बाहर निकलने का। तो इसके बाद यहाँ पर मास्टर जो था वो उस डीमन से कहना चाहता है कि देख, मुझे एक कमाल की न्यूज और मिली है जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरा बेटा और तेरी जो बहू थी ना वो कोशिश की थी तुझे बचाने की, वो भी कुछ ही टाइम पहले, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको इतना बुरी तरीके से मारा कि वो लोग शायद अब तक मर भी चुके होंगे, कोई कोने में जाकर उनकी लाश पड़ी होगी, उसकी भी मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो तेरे लिए ये गुड न्यूज थी ना। तो ये सुनकर वो जो डीमन था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मास्टर उसका खूब मजाक उड़ा रहा था कि बेटा तू तो अब गया, तेरा हर जान पहचान वाला अब टपक चुका है, तेरी भी बारी बहुत जल्दी आने वाली है, तेरे पूरे फैमिली वालों को एक एक करके मारा जाएगा ताकि तुझे दर्द का एहसास कराया जा सके। वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में होता है, मन तो कर रहा था उसका कि सब कुछ तोड़ ताड़ कर वो बाहर निकल कर आ जाए। वो कहता है कि तुमने मेरे बेटे के साथ आखिर क्या किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर वो मास्टर और ज्यादा उसको गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि शायद ना तेरी जो बहू है उसको बेटा भी होने वाला था, शायद कोई बच्चा था उसके पास, तो मेरे ख्याल में वो भी मर चुका होगा, सारे के सारे लोग मर चुके हैं, तो अब तो यहाँ पर सुकून से इस पिंजरे के अंदर रह सकता है बस तड़पते हुए। तुझे तड़पना हुआ देख कर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही। तो डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो पूरी कोशिश करता है, चिल्लम चिल्ली करता है कि मैं वो यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि वो पिंजरे के अंदर कैद था। वो कैसे अटैक करने की कोशिश करता है मास्टर के ऊपर, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसके अटैक की वजह से बाहर भी धमाका होने लग जाता है, लेकिन बाकी मास्टर कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो डीमन है ना अभी भी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप है, तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसी को डरने की जरूरत नहीं, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अब वो मास्टर जो था वो अपनी पावर को यूज करता है और वो जो सीलिंग फॉर्मेशन था जिसके अंदर ये डीमन ट्रैप था वो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में लग गया था। उसने पहले उसका मजाक उड़ाया, उसको गुस्सा दिलाया और अब वहां पर वो उसको वापस से हमेशा के लिए ट्रैप कर रहा था। डीमन कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुम में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, सब के सब मरोगे, जो तुमने हरकत की है ना मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, वो दिन बहुत जल्दी आएगा। लेकिन फिर भी अभी बेचारा तो कुछ कर नहीं पा रहा था, उसको ट्रैप करके रखा गया था, लेकिन तभी वो कोशिश जैसे करता ना उसका एक हाथ बाहर निकल कर आ चुका था। वो सीधा अटैक देकर मार देता है बाहर जितने भी लोग मौजूद थे उनके ऊपर। वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास फायदा होता नहीं। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वो जो ज़ीरोलान का भाई युनबा है ना उसको उस डीमन ने अंदर घसीट लिया है, मतलब वो ऑरा की वजह से युनबा सीधा अंदर जाकर घुस गया था। युनची जल्दी से उसके पीछे जाता है ताकि वो युनबा को बचा सके और उसके पीछे जाते जाते वो कूद चुका था और उसको पकड़ते साथ ही वो सीधा अंदर जाकर घुस जाता है। युनबा और युनची दोनों उस जगह के अंदर आकर पहुंच चुके थे। यहाँ पर तो युवानबा बिल्कुल फंसने ही वाला था कि तभी युनची अपने इविल गॉड की पावर को एक्टिवेट करता है, उसके जरिए वो सीधा बाहर फेंक देता है युवानबा को। इससे होता ये है कि युवानबा तो बाहर आ चुका था, अब सिर्फ अकेला रह गया था युनची, जिसको उस डीमन ने पूरी तरह से अपना ट्रैप कर लिया था और अपने पास लेकर आकर वो उसको खूब मारता है। युनची के बाहर निकलने के चांसेस खत्म हो चुके थे, वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था अंदर ही। बाहर ज़ीरोलान जो थी वो एकदम घबरा जाती कि युनची तुम्हें क्या हुआ। वो भागते हुए युनची के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सेट के मास्टर उसको रोक लेती कि तुम नहीं अंदर जा सकती वरना तुम भी मारी जाओगे। युनची अकेले अंदर जाकर फंस चुका था। सभी लोग एकदम टेंशन में आ जाते हैं और सभी के चेहरे की हवाइयां उतर चुकी थी कि युनची को क्या हो गया, युनची सेफ तो होगा ना, वो बाहर तो निकल कर आ पाएगा ना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, फॉर्मेशन भी सील हो गया था और युनची अंदर जाकर फंस चुका था। सारे लोग एकदम सन्नाटे से भर जाते हैं, उनको इतनी ज्यादा टेंशन हो गई थी कि सब खत्म हो गया। वो ज़ीरोलान मास्टर से कहती कि मास्टर अब जाइए ना, कुछ वापस से फॉर्मेशन को खोलिए और युनची को बाहर निकालिए, आपको ये करना होगा, आप ये कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि युनची अभी तक के जिंदा होगा, एक बार अगर दरवाजा खुल जाए ना तो युनची वापस से बाहर आ सकता है, बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए वो बाहर आ जाएगा। सभी लोग यहाँ पर मास्टर से रिक्वेस्ट करने लग गए थे, युवानबा भी करने लग जाता है कि प्लीज प्लीज युनची को बचा लीजिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी तक कि वो मरा नहीं होगा, अगर हम अभी कोशिश करते हैं तो वो पक्का बच जाएगा। तो मास्टर कहते हैं कि देखो ये फॉर्मेशन को वापस से
ओपन करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी मैं अपनी पूरी जान लगाकर इसको ओपन भी कर लूं तो भी युनची को बचाना अब नामुमकिन है। वो कि मैं गारंटी देता हूँ कि मर गया होगा, क्योंकि वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में था, इतना ज्यादा गुस्से में कि जो इंसान उसके हाथ में आएगा वो उसको फाड़ दिया होगा। तो अभी तक कि वो मर गया होगा, तुम भूल जाओ अब उसको। तो ये सुनते साथ ही वहाँ पर लान जो थी वो तो बिल्कुल बेहोश हो जाती है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि नहीं युनची तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तब तक कि किन्युई को भी ये खबर जाकर मिल चुकी थी कि युनची मर चुका है। ये सुनते साथ ही किन्युई एकदम घबरा जाती कि नहीं पागल हो गया, ये क्या बोल रही हो? युनची नहीं मर सकता, ये तुमको गलत खबर मिली। वो भाग कर जाती है युनची को देखने के लिए, लेकिन वो भी उस सदमे से वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। उसको भी सदमा ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहीं युनची नहीं मर सकता। लेकिन क्या सच में युनची मर गया या अभी भी कोई चांस होगा उसके पास कि वो वापस से उस जगह के अंदर से बाहर निकल कर आ सकता है? ये चीज तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलने वाली है कि युनची के साथ असल में हुआ क्या, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड तो यहीं पर है एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।